अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA पर इंतखाबात के दौरान भले ही अपोजिशन और हुकूमत में बयानबाजी हो रही है, लेकिन ऐन इंतखाबात के दौरान मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून के तहत शहरियत सर्टिफिकेट की तकसीम शुरू कर दी है। इस कानून के तहत सेक्रेटरी बराए दाखिला अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में 14 गैर मुस्लिम पनागज़ीनों को शहरियत सर्टिफिकेट सौंपा। इसके साथ ही मुल्क भर के तकरीबन 31,000 गैर मुस्लिम पनागज़ीनों को शहरियत देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मगर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की बैरूनी हिमायत का वादा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद इख्तियार में आता है तो वो इसे बाहर से हर तरह की हिमायत करेंगी, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की हुकूमत को और दिल्ली की लीडरशिप को हिमायत देंगे। इसमें कांग्रेस का बंगाल यूनिट और CPM और CPI शामिल नहीं होंगे। हम अधीर रंजन चौधरी की क़यादत को भी कबूल नहीं करेंगे। वाज़ेह कि ममता बनर्जी ने सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ इख्तिलाफात के बाद खुद को इंडिया ब्लॉक से अलहदा कर लिया था और इस का इल्ज़ाम उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर लगाया था, लेकिन अब उन्होंने हिमायत का वादा किया है। दिल्ली की मुकामी अदालत ने दिल्ली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में बगैर किसी मुकदमे के 2020 से जेल में JNU के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर 28 मई को फैसला सुनाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले में हुई समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि फ़िलहाल ये फैसला मौखर किया जा रहा है और 28 मई को जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। वाज़ेह कि उमर खालिद पर UAPA के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। वो सितंबर 2020 से जेल में हैं। एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी की अदालत में समाअत के दौरान खुसूसी सरकारी वकील अमित प्रसाद ने उमर खालिद की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए तहरीरी दलाइल पेश की और व्हाट्सएप चैट्स की बुनियाद पर जमानत देने का मुतालबा किया। 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। लखनऊ में इंडिया इत्तेहाद के बैनर तले कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और BJP पर अवाम मुखालिफ फैसले करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने की अपील की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की विदाई का फैसला कर लिया है। 4 जून के बाद मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की सरकार कायम होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने BJP की शिकस्त को यकीनी बताया और कहा कि इस दिन जहां इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनेगी, वहीं सहाफ़त की आज़ादी का भी आगाज़ हो जाएगा। लखनऊ के ताज होटल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडरान एक साथ बैठे और अपनी अपनी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मम्मूटी यानी कि मोहम्मद कट्टी के खिलाफ संघ परिवार ने ऑनलाइन मुहिम चला रखी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2022 में रिलीज हुई इनकी फिल्म पिज़ो ब्राह्मणों के खिलाफ थी और मम्मूटी ने मुसलमान होने की वजह से इसमें काम किया था और ब्राह्मणों की तौहीन की। इस ऑनलाइन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए केरला की सियासी जमातें और समाजी तंजीमें मम्मूटी की हिमायत में आ गई है। केरला हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद वज़रा ने संघ परिवार की इस मुहिम की शदीद मजम्मत की है, जबकि केरला कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने भी BJP और संघ परिवार को ऐसी हरकतों से बाज आ जाने को कहा है। ये मुहिम संघ परिवार को चलाने का मौका यूं मिला कि फिल्म की नौजवान डायरेक्टर रेथिना PT के शौहर ने एक ऑनलाइन मलयालम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये बचकाना दावा कर दिया कि फिल्म पिज़ो ब्राह्मणों के खिलाफ थी और मम्मूटी ने इसमें काम करके ब्राह्मणों की तौहीन की। इन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके जवाब में CPM के सीनियर लीडर और रियासती वजीर तालीम V सेवान कट्टी ने फेसबुक पोस्ट में मम्मूटी की खुलकर हिमायत की और कहा कि मम्मूटी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि केरला का फख्र है। झारखंड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर और दही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम को दूसरे दिन 6 घंटे की पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ED ने इन्हें पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के हाथे से मिली 35 करोड़ 23 लाख रुपए की नकदी के मामले में पूछगछ के लिए तलब किया था। इस हवाले से तकरीबन 9 घंटे पूछगछ के बाद दूसरे दिन दोबारा बुलाया गया। आलमगीर आलम ED के समन से मुतालिक पूछगछ के लिए तकरीबन 11:30 बजे ED के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ED के अफसरान ने टेंडर कमीशन घपले में इनसे तकरीबन 6 घंटे तक पूछगछ की। वजीर के जवाब से मुतमईन ना होने पर ED ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा की जाएगी। जनवरी के महीने में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि एक सियासी तकरीर थी। ज्योतिष पीठाधीश्वर नंद सरस्वती ने अलवार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मजहबी साहिफों में कहीं नहीं लिखा है कि नामुकम्मिल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। सिर्फ 30% तामीराती काम हुए हैं। ऐसी सूरत में इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए।
अब इसे दोबारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हिंदुस्तान या बैरून मुल्क से कोई भी पंडित बता सकता है कि एक नामुकम्मिल मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ वक़ार को दागदार किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फ़ायदा उठाना था तो इस पर कोई भी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा सकता था और दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि सियासी तकरीब की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खासकर हिंदू वोटरों को। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने माटी नारे से हटकर मुसलमानों की खुशनुदी हासिल कर रही है। अमित शाह ने हुगली के सहरामपुर में एक इंतखाबी रैली में कहा, ममता बनर्जी माँ माटी मांझ के नारे के साथ इख्तिदार में आई, लेकिन ये नारा अब गायब हो गया है और इसकी जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया आ गए हैं। अमित शाह ने कहा कि मुझे बताइए कि क्या बंगाल के सरकारी खजाने से मुल्लाओं को अदायगी की जानी चाहिए। अमित शाह जो मगरबी बंगाल के जिला हुगली में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी पर मुस्लिम मुलाजमीन को रमजान मुबारक के दौरान छुट्टी देने और दुर्गा विसर्जन की इजाज़त ना देने का भी इल्ज़ाम लगाया। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर यानी पीओके को भी वापस ले लिया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हमें बताया गया कि एक कश्मीर हिंदुस्तान में और दूसरा पाकिस्तान में। पार्लियामेंट में कभी इस बात पर बहस नहीं हुई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर दरअसल हमारा है। इस वक्त पीओके में हर रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर मोदी जी को 400 सीटें मिल जाती है तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और ये शुरू भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार अदाकारा कंगना रनावत ने ज़ायदा से 91 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया। यह असासे 28 करोड़ 70 लाख रुपए के मनकुला शक्ल में और 62 करोड़ 90 लाख रुपए गैर मनकुला शक्ल में हैं। अदाकारा पर 17 करोड़ 38 लाख रुपए का खर्च भी है। अखबार लाइव हिंदुस्तान ने ये इत्तला दी। अदाकारा के पास तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियती सोना, 50 लाख रुपए मालियती चांदी और 3 करोड़ रुपए के 14 कैरेट के हीरे के जेवरात हैं। कंगना रनावत ज़ैरिकपुर, चंडीगढ़, मनाली, कुल्लू, मुंबई के बांद्रा इलाके में भी जायदादों की मालिक है। मनाली में इनके अपार्टमेंट की कीमत 4 करोड़ 97 लाख रुपए है, जबकि बांद्रा में इनकी जायदाद की कीमत 23 करोड़ 98 लाख रुपए है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वो BMW और 2 मर्सिडीज कारों की मालिक है, जिनकी कीमत 3 करोड़ 51 लाख रुपए है। उन्होंने तकरीबन 21 लाख रुपए शेयर मार्केट में भी मशगूल किए हैं और 11 अफराद को पर्सनल लोन दिए हैं। यही नहीं बल्कि अदाकारा के पास 50 LIC पॉलिसियां भी है। इनके असासों के ऐलान की खबर आम होते ही कई सोशल मीडिया सारिफिन ने इस पर अलग अलग किस्म के रद्दअमल का इजहार किया। कई अफराद इनके असासों के बारे में जानकर हैरान रह गए। वेबसाइट लाइव मिनट के इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ 8 फौजदारी मुकदमात का भी इंकशाफ किया है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात की तकमील के फौरी बाद रियासत के नज़्म व नस्क़ पर तवज्जो मरकूज़ कर दी और वो आज सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां मुख्तलिफ महकमाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब सरकारी तकारीब का एहतमाम नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफ़ी और गरीबों को राशन कार्ड की इजराई के अलावा 6 जमानतों पर अमलावरी जैसे उमूर पर अहदेदारों के साथ मुशावरत के आगाज़ किया। रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कांग्रेस को 9 था 13 लोकसभा नशिस्तों पर और कंटोनमेंट असेंबली नशिस्त पर कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी को 210 से ज़ायद नशिस्तें हासिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों से धान की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। राशन शॉप्स पर गरीब खानदानों को बारीक चावल सरबराह किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने राशन शॉप्स पर 9 मुख्तलिफ अशिया की सरबराही का वादा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ के लिए हुकूमत FRBM की हद में रहते हुए कर्ज हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी सियासत खत्म हो चुकी है और अब रियासत की तरक्की और अवाम की भलाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लोकसभा इंतखाबात की रायदही मुकम्मिल होते ही अहम सियासी पार्टियों ने नलगुंडा, खम्मम और वरंगल ग्रेजुएट MLC नशिस्त के चुनाव पर तवज्जो मरकूज कर दी है। ग्रेजुएट MLC नशिस्त के लिए 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख को 11 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। 27 मई को रायदही मुकर्रर है, जो सुबह 8 तक शाम 4 बजे रहेगी। नतीजे का 5 जून को ऐलान किया जाएगा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तीनों अजला के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तीनों अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को हिदायत दी कि वो कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मल्लाना की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करे। तीनों मुत्तहिदा अजला के 34 असेंबली हल्क़ाजात में कांग्रेस के 33 अरकान असेंबली है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अरकान असेंबली अपने अपने हल्क़ाजात में ग्रेजुएट रायदहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की तायीद की अपील करें।
इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा हल्कों में रायदही के तनासुब पर तशवीश का इजहार किया है। दोनों लोकसभा हल्कों में दीगर हल्के जात के मुकाबले रायदही का फीसद कम रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई थी। शहरी इलाकों के रायदहिंदों को इंतखाबी अमल में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रजाकाराना तंजीमों की मदद भी हासिल की थी। तेलंगाना के 17 लोकसभा हल्कों के तहत 119 असेंबली हल्के जात में सबसे ज्यादा रायदही नरसापुर में 84% रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम रायदही 42.76% हल्के असेंबली मलकपेट में दर्ज की गई। कम रायदही में दूसरे नंबर पर याकूतपुरा 43.34% के साथ रहा, जबकि चारमीनार 48.53% के साथ तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद जिले का कोई भी असेंबली हल्का ऐसा नहीं जहां रायदही 55% रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 2 असेंबली हल्के जात में 50% से ज्यादा रायदही भी, जिनमें अंबरपेट और सिकंदराबाद कंटोनमेंट शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी के हक में गैर मुतवक्किल नतायज बरामद होने वाले हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों से इस मरतबा बीजेपी को भारी तादाद में वोट हासिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर देने से मुतालिक बीजेपी के बारे में गलत इल्ज़ामात आयद करते हुए कांग्रेस के कायदीन ने रायदहिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम साबित हुए। कांग्रेस कायदीन के झूठे प्रोपेगेंडा को आवाम ने मुस्तरद कर दिया और बीजेपी के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को एक भी नशिस्त पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इन इंतखाबात के बाद तेलंगाना से बीआरएस लापता हो जाएगी। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के साथ इदारों के जिम्मेदार आला अफसरान की तब्दीली एक मामूल है और हर अफसर की तरजीहात और काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही अक़लियती इदारों के सरबराह भी तब्दील हो गए, मगर अक़लियती अक़ामती स्कूल में ज़ेर तालीम लड़के और लड़कियों का यूनिफॉर्म भी तब्दील हो गया। यूनिफॉर्म में सदरी का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से लड़कियों के यूनिफॉर्म में अब दुपट्टा शामिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम वालिदैन को यूनिफॉर्म पर एतराज़ हो सकता है। इस खुसूस में एक मिली तंजीम के नुमाइंदों ने सेक्रेटरी टिमरी से मुलाकात करते हुए लड़कियों के यूनिफॉर्म में दुपट्टा और स्कार्फ को शामिल करने के लिए नुमाइंदगी की, मगर इन्हें यह कहते हुए मायूस लौटा दिया गया कि आला अफसरान ने यह फैसला किया है और वो इसमें तब्दीली की मिजाज नहीं है। याद रहे कि टिमरीज में मुस्लिम बच्चियों के दाखिले के लिए अब तक इंतजामिया की जानिब से इदारे में ज़ेर तालीम लड़कियों की ऐसी तस्वीर पेश की जाती थी जिनमें वो न सिर्फ दुपट्टा ओढ़े होती है बल्कि इनके सरों पर स्कार्फ भी हुआ करता था। अब जिस नए यूनिफॉर्म को मंजूरी दी गई है, इस पर बहुत से वालिदैन को इतराज़ हो सकता है, मगर हमारे आज़ाद ख्याल अफसरों को शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि मुस्लिम बरादरी लड़कियों की इफ़्फ़त के बारे में बहुत हसास होते हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के तहत अक़ामती तालीमी इदारों का क़याम अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को मियारी तालीम के मौके फराहम करने के मकसद से अमल में आया था और हुकूमत ने यह तयक़ुन दिया था कि इन इदारों में तालीम पाने वाले बच्चों के लिए मजहबी तालीम का इंतज़ाम भी किया जाएगा और इनके मजहबी व सकाफ़ती तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा जाएगा। मुस्लिम बरादरी जो बच्चियों के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, वो हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले ठोस तयक़ुनात ख़ास कर इन बच्चों की इफ़्फ़त की हिफाजत का मौसर इंतज़ाम किया जाएगा। यही वजह है कि लड़कियों के हॉस्टल में किसी मर्द को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई है। हत्ता के तकनीकी कामों की अंजामदही के लिए भी मर्द हजरात की ज़रूरत नागुज़ीर होती है। इन्हें भी किसी खातून अमले के बगैर हॉस्टल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हजौल नामपल्ली से एक और हाजियों का काफिला चारशंबे की रात रवाना हुआ, जिसे मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी खतीब गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी ने झंडी दिखाकर हाजियों को इस मुबारक सफ़र के लिए रवाना किया। इस मौके पर हाजियों के हमरा आए हुए इनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। मौलाना मतीन अली शाह के हमरा इनके फर्जंद मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद शाह भी मौजूद थे और उन्होंने हाजियों की इस महफिल में नात शरीफ के कलाम भी सुनाए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख लियाकत अली साहब और एग्जीक्यूटिव इरफान शरीफ भी मौजूद थे। हाजियों को रवाना करने से कबल मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने अपने खिताब में हाजियों को बताया कि आप खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ताला ने मुलाकात का शर्फ बख्शा है और उन्होंने हज कमेटी की जानिब से हाजियों की खिदमत करने वालों को भी खुश नसीब करार दिया। मौलाना ने तमाम हाजियों को मुबारकबाद पेश करते हुए हाजियों से अपनी रियासत और मुल्क के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर मौलाना ने अपनी दुआ में मुल्क व बैरून मुल्क में मुकीम मुसलमानों के लिए दुआ की। हम सब की ज़बान भी एक हो जाती है कि सबका मकसद भी एक, लिबास भी एक, हत्ता कि लोगों की ज़बान एक हो जाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये है ज़बान, ये लिबास सबका है। दिमागियत हम लोगों का आपस में एक होना जाहिर करता है।
के बहुत पसंदीदा होता है। असल हकीकत जो होता है, जब दुआएं करते हैं तो शैतान की काफी शैतान अपने हवालियों में और अपने लोगों में शैतान अपने छोटे शैतान में ऐलान करता है कि आज सैकड़ों अनगिनत हाथियों की वकीलत हो रही है। तो ऐसा मैदान है जहाँ पर दुआ